हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, टॉप 20 क्वेश्चंस जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ दैट इज़ फ्रॉम द लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर, और जो टॉपिक होगा आज हमारा दैट इज़ रेस्पिरेशन। तो आज के जो हमारे टॉप 20 क्वेश्चन होंगे दैट इज़ रिगार्डिंग द रेस्पिरेशन। ठीक है ना। जो प्रीवियस जो टॉपिक था हमने जो कंप्लीट किया है वो 4 लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया है न्यूट्रिशन टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक आपको अवेलेबल होंगे, आप उनको वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर बच्चों ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो रेस्पिरेशन है ये क्या होता है। देखिए, रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, कि फूड का ऑक्सीडेशन होना, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में क्या इस्तेमाल होती है? ऑक्सीजन। ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस और अब्सेंस के बेसिस पे जो रेस्पिरेशन होगी वो 2 तरीके की हो जाएगी। ठीक है ना। अगर अब्सेंस है ऑक्सीजन, क्या है? अब्सेंस है ऑक्सीजन, तो ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे कि जो रेस्पिरेशन है इट अकर्स इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना। ऑक्सीजन की अब्सेंस में होती है तो वो एनएरोबिक हो जाएगा, और जो इन प्रेजेंस ऑफ O2 होता है, ओके, तो उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है ना। और दूसरी बात क्या याद रखनी है यहाँ पे कि जब हम एनरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट की बात करते हैं तो एनरोबिक रेस्पिरेशन में 2 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, और वो प्रोडक्ट क्या होंगे देखिए जरा, कि हम जो एनरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, एनरोबिक रेस्पिरेशन हम 2 चीज़ में पढ़ते हैं, एक ह्यूमन मसल्स के अंदर पढ़ते हैं और दूसरा ईस्ट के अंदर हम पढ़ते हैं। जब ईस्ट के अंदर एनरोबिक रेस्पिरेशन होता है इन एब्सेंस ऑफ O2, तो जो प्रोडक्ट होगा बच्चों वो इथेनॉल होगा, ओके, और मसल्स के अंदर जो होगा वो लैक्टिक एसिड बनेगा, ओके, कि जब ह्यूमन मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वहाँ पर जो पायरुवेट होगा वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ईस्ट है, रेस्पायर कर रहा है इन एब्सेंस ऑफ O2, तो वो इथेनॉल में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना। लेकिन जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर जो पायरुवेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी में, मीन्स कंप्लीट यहाँ पर वो कंबशन हो जाता है। तो दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ द रेस्पिरेशन, मीन्स एनरोबिक रेस्पिरेशन के 2 प्रोडक्ट हैं, लैक्टिक एसिड एंड इथेनॉल। चलिए, अब जो क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वो कौन सा है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनरोबिक रिएक्शन इन ईस्ट इज, ईस्ट के अंदर जो एनरोबिक रेस्पिरेशन है उसकी जो सीक्वेंस है उसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे, कि जैसे मान लो सपोज करो एक ईस्ट सेल है, ठीक है ना। क्योंकि यूनिसेलुलर फंगस होती है, ये सिंगल सेल्ड फंगस है, तो ये इसका न्यूक्लियस होता है, तो ग्लूकोज एंटर करता है यहाँ पे, ओके, तो ग्लूकोज हो गया, ये साइटोप्लाज्म है इसका, और ये न्यूक्लियस है। तो जो ग्लूकोज का टूटना पायरुवेट में, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? ग्लाइकोलिसिस के नाम से हम जानते हैं इसको, कि जब जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट तक टूटता है, इस प्रोसेस को नाम देते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या कहते हैं इसको? ग्लाइकोलिसिस इसको हम कहते हैं। ठीक है ना। तो ये कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में, यहाँ। ठीक है ना। और फिर पायरुवेट जैसे यहाँ पे लिखा माइटोकॉन्ड्रिया में, वो इथेनॉल में और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन देखिए बच्चों, जो हमारे पास A ऑप्शन है और जो D ऑप्शन है, इन दोनों को तो हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जो हम B ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रोडक्ट है हमारे पास लैक्टिक एसिड है और यहाँ पर भी लैक्टिक एसिड है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एनरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट, लेकिन हमारे पास जो 2 प्रोडक्ट दिया वो लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इसका ह्यूमन मसल्स की बात हो रही है, तो हम इन 2 को तो पहले ही इरेडिकेट यहाँ पे कर देंगे कि हमने इनको इरेडिकेट किया। अब हमारे पास 2 आंसर बचे हैं। एक है ग्लूकोज जो साइटोप्लाज्मिक पायरुवेट में टूटता है, तो ये भी ग्लूकोज साइटोप्लाज्मिक पायरुवेट, यहाँ तक तो दोनों ही सेम है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो पायरुवेट है साइटोप्लाज्म के अंदर ही इथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो इथेनॉल में कन्वर्ट होता है। देखिए बच्चों, याद रखना, ईस्ट के अंदर कभी भी जो एनरोबिक रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होगा, वो कहाँ पर होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। तो ये जो आंसर हमारा ए होगा ये रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ये होगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दैट मीन्स कि जो ग्लूकोज है, ठीक है ना, ये टूटता है किसमें? पायरुवेट में, और पायरुवेट साइटोप्लाज्म में टूट जाता है इथेनॉल प्लस CO2 में। तो राइट आंसर इज
यू कैन से इथेनॉल प्लस CO2। चलिए सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, इनमें से जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसके बारे में हमने बताना है। जो पहली स्टेटमेंट है, पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड CO2 बाय ईस्ट। अभी आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि वाकई ये स्टेटमेंट क्या है, ये राइट स्टेटमेंट है। ओके, चलिए सेकंड स्टेटमेंट, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एरोबिक बैक्टीरिया। देखिए एरोबिक वर्ड आ गया है और बात कर रहे हैं फर्मेंटेशन की, कि यहाँ जब ईस्ट फर्मेंटेशन, ईस्ट में एनरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसको हम फर्मेंटेशन का नाम देते हैं। याद रखना बच्चों, किसका नाम देते हैं, फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, अल्कोहल होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो अल्कोहल में जब भी जितने भी अल्कोहल बेवरेजेज होती हैं, जितने बेवरेजेज बनती है जहाँ पर फर्मेंटेशन चलता है, वहाँ पे ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये इथेनॉल बनाता है। तो इसलिए एरोबिक बैक्टीरिया कभी भी इथेनॉल नहीं बनाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। फिर फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी इसको गलत किया है। ओके, फोर्थ देखिए, फर्मेंटेशन इज ए फॉर्म ऑफ एनरोबिक रेस्पिरेशन। यस, ये हमारा स्टेटमेंट सही है। तो देख लीजिए इसमें से, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड तो हमारा रॉन्ग है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। बी देख लीजिए, सेकंड एंड फोर्थ, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट एंड यू कैन से फोर्थ स्टेटमेंट इज, तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, लैक ऑफ O2 इन मसल्स ऑफन लीड्स टू द क्रैम्प्स अमंग क्रिकेटर्स, दिस रिजल्ट ड्यू टू। अभी जैसे मैंने बोला कि ह्यूमन मसल्स के अंदर जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो वहाँ पर क्या बन जाता है बच्चों, लैक्टिक एसिड बन जाता है। ओके, तो बस यही चीज़ हमने याद रखनी है। नाउ कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू इथेनॉल बिल्कुल गलत है। कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू ग्लूकोज पॉसिबल ही नहीं है कि पायरुवेट से ग्लूकोज बन जाए। नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट रॉन्ग है। अभी लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है पायरुवेट, दिस इज द राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ O2 इन टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन द। अब देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों ही लगभग सेम है, लेकिन एक में पूछा गया है कि जो पायरुवेट है वो किस में कन्वर्ट होता है, लेकिन इसमें पूछा गया है जो पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो कहाँ होता है, लोकेशन पूछ रहा है आपसे। तो क्या साइटोप्लाज्म में होता है, या क्लोरोप्लास्ट में होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या गोल्जाई बॉडी में होता है। तो बच्चों याद रखना है यहाँ पे कि यहाँ पर जो कन्वर्जन है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। नाउ अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। अब हमारे जो फर्दर क्वेश्चंस हैं दैट इज अबाउट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए स्किन इज असेसरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए असेसरी वर्ड आ गया, असेसरी का मतलब कि वहाँ जो प्राइमरी रेस्पिरेशन का ऑर्गन है वो डिफरेंट है। असेसरी मीन्स कि ये भी हो सकता है समटाइम्स। वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ये एसेसरी होता है, क्या क्रोकोडाइल होता है, क्या वेल होती है, या फ्रॉग होता है, या लिजर्ड होती है। देखिए बच्चों एक चीज का याद रखना कि जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उनकी जो स्किन है वो रफ होती है, और याद रखना जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनका जो सरफेस होगा दैट शुड बी मोइस्ट। और जब क्रोकोडाइल की बात करते हैं और हम लिजर्ड की बात करते हैं, दीज आर रेप्टाइल्स, और इनकी जो सरफेस होता है बॉडी का सरफेस, तो वो कैसा होता है, वो एकदम से हम कहते हैं ड्राई होता है। तो स्किन इनकी ड्राई है तो रेस्पिरेशन नहीं कर सकती। तो दो ऑप्शन हमारे ये नहीं हो सकते, मीन्स ए और डी तो नहीं हो सकता। फिर बात कर लेते हैं वेल की और फ्रॉग की। देखिए बच्चों वेल जो है वाटर के अंदर रहती है, ओके, और वाटर के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उनमें गिल्स के थ्रू वो रेस्पायर करते हैं। लेकिन जो फ्रॉग है बच्चों ये याद रख लेना, फ्रॉग के अंदर भगवान ने दो चीजें दे रखी हैं, दो क्या तीन मैं इसको कहूंगा। इसको भगवान का आशीर्वाद है कि जब ये लार्वल स्टेज में होता है, किस स्टेज में, लार्वल स्टेज में, तो इसके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, ओके। और जब ये अडल्ट स्टेज में आता है तो इसके पास दो हो जाते हैं, ये स्किन के थ्रू भी रेस्पायर करता है और इसके पास लंग्स भी होते हैं। तो लंग्स क्या है इसमें, ये प्राइमरी हैं जिसके थ्रू ये रेस्पायर करता है, और स्किन क्या होगी, एसेसरी होगी। क्या होगी, एसेसरी। तो इसलिए इसको नाम भी देते हैं यहाँ पे
कि जो एनिमल गिल्स के थ्रू रेस्पायर करता है उसको ब्रैकियल रेस्पिरेशन कहते हैं, जो स्किन के थ्रू करता है उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, और जो लंग्स के थ्रू रेस्पायर करता है उसके हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। क्यों, स्किन यहाँ पे एसेसरी है। प्राइमरी ऑर्गन क्या है जिससे रेस्पायरेशन करता है, दैट इज लंग। मीन्स जो फ्रॉग्स है उसके अंदर पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है, लेकिन एसेसरी स्किन के थ्रू भी वो कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देख लेते हैं जल्दी से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स रेस्पिरेशन अकर्स विदाउट एनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन की अभी हमने बात किया कि जिनके अंदर रेस्पिरेशन का कोई ऑर्गन, जैसे गिल्स नहीं है उनमें, कि उनके अंदर यू कैन से लंग्स नहीं है, ठीक है ना, कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन अवेलेबल ही नहीं है। तो वो इनमें से कौन सा है? देखिए फिश है, अभी मैंने आपको बताया फिश किसके थ्रू करती है, गिल्स के थ्रू। इसका मतलब फिश के अंदर तो कैसा होता है, ब्रैकियल रेस्पिरेशन होता है। कौन सा? ब्रैकियल रेस्पिरेशन। ओके, जिनके पास गिल्स होते हैं उसको ब्रैकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। फिर फ्रॉग के अंदर मैंने डिस्कस किया 3 तरह का होता है, इसे ब्रैकियल भी करते हैं लार्वल स्टेज में, और स्किन के थ्रू करते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी करते हैं। और नेक्स्ट है प्राइमरी, जो लंग्स के थ्रू करते हैं जिसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते। फिर बात करते हैं कॉकरोच की। तो कॉकरोच जो रेस्पायर करता है उसके अंदर होते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं, ठीक है ना, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। यहाँ पर ऑर्गन अवेलेबल है, यहाँ पर भी। अब बचा हमारे पास अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म है, इसके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन अवेलेबल नहीं है जिसके थ्रू ये रेस्पायर करता। तो फिर ये कैसे करता है? तो ये भी क्या करता है, अपनी स्किन के थ्रू करता है। और इसकी स्किन कैसी होती है? मॉइस्ट होती है। कभी देख लेना आप केचुए को, अर्थवॉर्म को देखना, उसकी स्किन बड़ी मॉइस्ट रहती है, तो उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ता है वो स्किन के थ्रू बाहर आ जाती है, और एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होगी वो इसकी बॉडी के अंदर डिफ्यूज कर जाती है। तो अर्थवॉर्म ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद रेस्पेक्ट टू द रेस्पिरेटरी अपरेटस पिक आउट द इनकरेक्ट पेयर और पेयर्स। देखिए बच्चों, यहाँ से ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है ना, उन ग्रुप्स में किस तरह से वो रेस्पायर करते हैं। देखिए पहला देख लीजिए, इंसेक्ट्स की जितने भी इंसेक्ट्स होंगे उनके ट्रैक्यूल्स में ट्रैकियल ट्यूब्स उनके अंदर मिलती है, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। दूसरा है, हमने क्या निकालना है, अपरेटस पिक आउट द इनकरेक्ट वन। तो करेक्ट तो हमारा सही है, मीन्स इंसेक्ट के अंदर होता है ट्रैक्यूल्स में ट्रैकियल ट्यूब्स प्रेजेंट होती है। फिर देखिए एम्फीबियन में जैसे फ्रॉग्स आ जाते हैं तो उनके अंदर स्किन मीन्स क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी वो करते हैं, और वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी करते हैं। तो ये भी हमारा सही पेयर है, ठीक है ना। दूसरा देखिए पोरिफेरम में आता है हमारे पास कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी पूरी बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बॉडी सरफेस से कर लेते हैं, तो ये भी हमारा सही हो गया। अब बात बचता है हमारे पास क्रस्टेशियंस कि इनके पास लंग्स होते हैं। ये पेयर बिल्कुल ही गलत है, ये इनके पास लंग्स नहीं होते क्रस्टेशियंस के पास। तो हमारे पास जो रॉन्ग वन है वो ये है, इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी इज द राइट आंसर। चलिए 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रैकिया डिवाइड्स एट, कि अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पर करेंगे। जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि जो ट्रैकिया है डिवाइड्स एट, कि हमारा जो ट्रैकिया है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। जैसे आप देखते हैं इस तरह से कि ये हमारा ट्रैकिया है, ये ऐसे 2 ब्रोंकाई में, मीन्स ये 2 ब्रोंकाई है हमारे पास। तो एक एक राइट हो जाएगा और एक लेफ्ट ब्रोंकाई हो जाएगा। ओके, मीन्स एक लेफ्ट ब्रोंकाई और एक राइट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता। देखिए ए ऑप्शन है 5th थोरेसिक वर्टेब्रे इनटू राइट एंड लेफ्ट सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है ना। दूसरा 7th, फिर 5th और इस तरह 7th। लेकिन हमने यहाँ पे चीज पहचाननी है कि देखो 7th वर्टेब्रे पे तो नहीं होता, ओके, 7th वाले तो पहले ही रोंग हो जाएंगे। एक्यूरेट याद रखना, जो 5th वर्टेब्रे होता है हमारा उसके बिल्कुल सीध में, मीन्स यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है इसका मतलब जो पीछे की तरफ है वो 5th वर्टेब्रे, एट द लेवल ऑफ 5th वर्टेब्रे वो डिवाइड होता है। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में सेकेंडरी ब्रोंकाई। ब्रोंकाई का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो ये ब्रोंकाई है, क्या ये ब्रोंकस है, ये फर्दर डिवीजन होगा, ऐसे ये डिवाइड हुआ तो ये क्या हो गया,
ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी, और फिर ये टर्शरी में डिवाइड हो जाएगा, ये टर्शरी हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे दे रखा है हमें सेकेंडरी, लेकिन सबसे पहले क्या होगा, प्राइमरी होगा, कि यहाँ पर ये दोनों क्या होंगे, प्राइमरी ब्रोंकाई होंगे। ओके, तो इसलिए हमारा जो सी आंसर है मीन्स राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होगा, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टिलेजिनस रिंग्स इन रेस्पिरेटरी पासेज आर प्रेजेंट इन। कार्टिलेजिनस रिंग्स क्या है, दीज आर द सी शेप्ड, और कार्टिलेज का मतलब होता है सॉफ्ट बोन, इसको सॉफ्ट बोन होता है, प्लायबल होती है, जैसे हमारे ईयर्स होते हैं ना, ईयर्स प्लायबल है, नोज प्लायबल है, मुड़ जाती है, तो उसको कार्टिलेज सॉफ्ट बोन को बोलते हैं। तो ये कार्टिलेजनस रिंग्स होती हैं जो सी शेप्ड होती हैं, ठीक है ना। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ तक प्रेजेंट होते हैं, क्या ये सिर्फ ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट होती है? दूसरा ऑप्शन है ट्रैकिया एंड इनिशियल पार्ट ऑफ द ब्रोंकाई ओनली, क्या सिर्फ ट्रैकिया और इनिशियल पार्ट में प्रेजेंट है ब्रोंकाई की? ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंकियल ओनली। और लास्ट ऑप्शन है ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ऑल ब्रोंकियोस, ठीक है ना। देखिए बच्चों, इसके लिए आपको जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है ना, उसको जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। देखिए जब भी हम बात करते हैं, हम नेजल कैविटी से स्टार्ट करते हैं कि नेजल कैविटीज जो होती हैं दे ओपन इनटू, यू कैन से नेजोफेरिंग्स, और नेजोफेरिंग्स ओपन इनटू फेरिंग्स, फेरिंग्स ओपन इनटू लैरिंग्स, लैरिंग्स इनटू ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया इनटू, जैसे वो डिवाइड हो जाता दो में, ब्रोंकाई। ओके, और ब्रोंकाई फिर फर्दर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्शरी ब्रोंकाई। फिर जो टर्शरी ब्रोंकाई है ये डिवाइड हो जाएगा इसमें ब्रोंकियोल में। ओके, और ब्रोंकियोल गिव्स राइज टू एल्वियोलाई। तो इसका मतलब क्या होगा, जो ब्रोंकियोल है, देखिए बच्चों, जो ट्रैकिया के अंदर से लेके, वे ट्रैकिया से स्टार्ट होती है हमारे पास, ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया से जो सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स प्रेजेंट होती है और अप टू ब्रोंकियोस तक होती है, मीन्स उनके जो जहां से वो अराइज होती हैं, ठीक है ना, वहां से वहां तक होती है। इसका मतलब जो सी ऑप्शन है इट इज द राइट आंसर, मीन्स इनिशियल ब्रोंकियोल तक होती है, ठीक है ना, यानी कि सभी ब्रोंकियल में जो इनिशियल ब्रोंकियल होंगे वहां पर ये प्रेजेंट होती है, ये बात याद रखनी है। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ द ट्रैकिया, कि ट्रैकिया के अंदर हमने अभी पढ़ा कि आपको बताया कि यहाँ पर सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स होती हैं और यही कोलैप्सिंग से बचाते हैं। कोलैप्सिंग का मतलब सिकुड़ने से, कि जो एयर पासेज है हमारा, अगर उसके अंदर एयर प्रेजेंट नहीं हो तो वो सिकुड़ सकता है, कोलैप्स हो सकता है। तो उससे क्या स्ट्रक्चर हमें प्रिवेंट करता है? बोनी रिंग, ये तो होती नहीं है, डायफ्राम ये भी नहीं, रिब्स ये भी नहीं, हमने बोला कार्टिलेजनस रिंग्स इज द राइट आंसर, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द कवरिंग ऑफ लंग इज कॉल्ड, देखिए जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स हमारे कवर्ड होते हैं एक मेम्ब्रेन से। देखिए कैसे, यहां पर बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको वो याद भी रखना है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। ओके, देखिए जो ब्रोंकियोल्स होते हैं, जैसे ट्रैकिया है, ट्रैकिया दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो गए और ये इस तरह से लंग प्रेजेंट होगा और इसके आउटर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इस तरह से। और क्वेश्चन क्या है हमारा, यही है कि द कवरिंग ऑफ लंग इज कॉल्ड, कि जो आउटर कवरिंग है, ये कवरिंग है, इसको नाम देना है हमने, क्या है, ठीक है। देखिए एक अंदर भी एक आपको सरफेस दिखाई देगा, इसको क्या कहेंगे? देखिए ये जो लंग है इसके सरफेस एक मेम्ब्रेन से कवर, इसको बोलते हैं विसरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? विसरल मेम्ब्रेन। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है जो इसको कवर करती है उसको हम बोलते हैं बच्चों यहाँ पे प्लूरल मेम्ब्रेन। और यहाँ पर ये जो स्पेस बच जाता है, इस स्पेस को बोलते हैं प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी। और प्लूरल कैविटी के अंदर एक फ्लूइड होगा, उसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। तो प्लूरल फ्लूइड भी यहां पर बड़ा ही सिग्निफिकेंट होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है कि यहां पर जो लंग्स को फ्रिक्शन से बचाता है वो कौन बचाता है? प्लूरल फ्लूइड बचाता है। ओके, जो कहां प्रेजेंट होता है?
प्लूरल कैविटी में प्रेजेंट होता है। वेयर यू विल फाइंड प्लूरल फ्लूइड, तो वो कहाँ होगा, प्लूरल कैविटी में प्रेजेंट होगा। प्लूरल फ्लूइड की क्या सिग्निफिकेंस होगी, ये लंग्स को फ्रिक्शन से बचाता है। ओके, फिर हमारा जो यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास जो ऑप्शन दिए हैं, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम ये कवरिंग नहीं है, प्लूरल मेम्ब्रेन है। पेरिकार्डियम हार्ट की कवरिंग को कहते हैं। फिर दूसरा कैप्सूल, रॉन्ग आंसर है हमारा। प्लूरल मेम्ब्रेन इज द राइट आंसर, पेरिटोनियम इज द रॉन्ग आंसर, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट आर द फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय द नेजल कैविटी व्हेन एयर पास थ्रू इट। देखिए जो नेजल कैविटीज हैं इनके फंक्शन पूछ रहे हैं, ठीक है ना, ये क्या फंक्शन करती हैं। देखिए एयर इज वार्म्ड, क्या हवा को गर्म करती हैं। एयर इज ह्यूमिडिफाइज, क्या एयर को ह्यूमिड बनाती है, उसमें अंदर मॉइस्चर ऐड करती है। डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करती हैं, या ऑल ऑफ दीज। देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक पाथवे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नोस्ट्रिल हैं, नोस्ट्रिल्स कि जो आपको बाहर दिखाई दे रही है, ये ओपन होते हैं नेजल कैविटीज में। और नेजल कैविटी नेजोफेरिंग्स में, फिर फेरिंग्स में, लैरिंग्स में, ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में, ब्रोंकियोल्स में। तो यहाँ तक तो हमारा क्या हो गया, कंडक्टिंग पार्ट है। ये कैसा है, कंडक्टिंग पार्ट। और ये हो गया एक्सचेंज पार्ट, कि जो गैसेस का एक्सचेंज है वो एल्वियोलाई करती हैं, लेकिन फर्दर जितना भी ये स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं, मीन्स एयर को कंडक्ट करना। लेकिन इसमें से यहाँ पर जो इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था कि जो कंडक्टिंग पार्ट है उसके फंक्शन क्या हैं, इनमें से कौन से होंगे। यहाँ पे पूछ रहा है नेजल कैविटी के फंक्शन कैसे होंगे। देखिए बच्चों कि एयर वार्म करना, जैसे हम सर्दियां हैं, सर्दियों में सांस लेते हैं तो ठंडी हवा होती है, तो उसको वार्म करने का काम ये नेजल कैविटीज करती हैं। सही है, बिल्कुल एकदम सही है ये। एयर इज ह्यूमिडिफाइज, जब गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों में एयर गर्म होती है तो उसको ठंडा करता है, मीन्स ह्यूमिडिफाइज करता है, उसके अंदर मॉइस्चर डालता है, क्योंकि गर्मियों में जो एयर होती है वो ड्राई हो जाती है। तो ये भी ऑप्शन सही है। फिर है डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करता है। आप देखते हैं कि नेजल कैविटी के अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, वो हेयर क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल को फिल्टर कर देता है। ये भी सही है। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर, की हमारे पास जो नेजल कैविटी है वो ये सभी फंक्शन करती है। एयर इज वार्म्ड, एयर को गर्म करती है सर्दियों में, ठीक है, उसको ह्यूमिडिफाइज करती है, कूल डाउन करती है गर्मियों में, डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करती है, एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हो, ये सारे फंक्शंस कौन करता है, नेजल कैविटी आए। या क्वेश्चन आपसे पूछ रहे कि जो कंडक्टिंग यू कैन से पार्ट होता है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसके फंक्शन क्या है, तो तब भी हमारा आंसर ये होगा ऑल ऑफ दीज ही होना चाहिए। द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द फूड इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक। देखिए बच्चों, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो पहले आता है और बाद में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब जो फेरिंग्स हैं, जैसे सपोज ये हमारा माउथ है और पीछे यहाँ पर ये फेरिंग्स है, तो हमारा जो ये हो गया ईजोफेगस, ओके, और यहाँ पर एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होगा ऐसे, ये हो गया हमारा फूड पाइप, ओके। तो क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द फूड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक। अभी हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना, तो इसमें फूड जाने से कौन रोकता है, तो ये स्ट्रक्चर है जिसको नाम यहां पे देते हैं हम एपिग्लोटिस। और ये जो स्ट्रक्चर है ओपनिंग ऑफ द यू कैन से एयर पासेज इन द फेरिंग्स, ये हमारा फेरिंग्स है, कॉमन पासेज है। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड पाइप एंड द विंड पाइप। तो ये क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर हमारे पास है, ग्लोटिस हो जाएगा। तो आंसर आपको देख लीजिए कौन सा बनेगा। तो यहाँ पे दिया एक स्ट्रक्चर है गुलेट। गुलेट होता है एक यू कैन से माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज फाउंड इन द यू कैन से पैरामीशियम, पैरामीशियम के अंदर मिलता है, ह्यूमंस में नहीं। फिर ग्लोटिस, और ग्लोटिस जैसे मैंने आपको बोला इट इज द ओपनिंग ऑफ द एयर पासेज इनटू द फेरिंग्स, तो ये भी नहीं हो सकता। एपिग्लोटिस जैसे बोला ये मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड इनटू द यू कैन से विंड पाइप, सॉरी यहाँ पे आएगा विंड पाइप, जिसको हम ट्रैकिया बोल रहे हैं। ये है हमारे पास फूड पाइप जिसको हम ईजोफेगस बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, कि जो एपिग्लोटिस है इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक। ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसमें आने से ये एपिग्लोटिस इसको रोक लेती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। इन मैन वॉइस बॉक्स इज नोन एज, कि जिससे हमारी आवाज़ निकलती है उसको नॉर्मली हम
क्या कहेंगे, देखिए जो ह्यूमन मेल होते हैं उनके ये बाहर की तरफ निकले होते हैं, वी शेप स्ट्रक्चर होता है। देखते हैं ब्रोंकस कहेंगे, बिल्कुल गलत है। ब्रोंकस क्या स्ट्रक्चर है कि जब ट्रैकिया है ये 2 5th लेवल पे 2 में डिवाइड, सिंगुलर को हम ब्रोंकस बोल देंगे। ओके, तो यहाँ से तो आवाज़ नहीं निकलेगी, आवाज़ तो यहाँ से निकलेगी क्योंकि वॉइस बॉक्स तो यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, विच कम्स आफ्टर द फेरिंग लैरिंग, यहाँ पे ये जो ग्लोटिस है ना हमारी, ग्लोटिस के ठीक यहाँ पर हमारा ये प्रेजेंट होगा वॉइस बॉक्स जिसको हम कह रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता ब्रोंकस। तो बी के लिए देखते हैं सारिंग्स। देखिए सारिंग्स भी वॉइस बॉक्स है लेकिन हमारा वॉइस बॉक्स नहीं है। ये किसके अंदर मिलता है? इट इज फाउंड इन द बर्ड्स। ये बर्ड्स का सारिंग्स है, मीन्स बर्ड्स का वॉइस बॉक्स है। तो हमारे वॉइस बॉक्स को हम बोलते हैं लैरिंग्स, कि यहां पर ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको क्या बोलेंगे? लैरिंग्स बोलेंगे। ओके, तो लैरिंग्स इज द राइट आंसर। ये हमारा डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। थोरेसिक केज ऑफ मैन इज फॉर्म्ड ऑफ, कि हमारा जो चेस्ट रीजन होता है या जिसके कारण हम सांस ले पाते हैं, क्योंकि आपको बच्चों पता होना चाहिए कि हमारी थोरेसिक कैविटी में जो चेंजेस होते हैं दे विल आल्सो गोइंग टू चेंज इन द लंग्स। लंग्स में भी वही चेंजेस आएंगे। अगर हमारी थोरेसिक कैविटी का आकार बढ़ेगा तो हमारे लंग्स का आकार भी बढ़ेगा, इसलिए हम लोग सांस ले पाते हैं। तो चलिए ये जो थोरेसिक केज है जिसके अंदर हमारे लंग्स और हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है वो किस चीज़ से बना होता है, किन किन ऑर्गन से बना होता है? पहला ऑप्शन है रिब्स एंड स्टर्नम से बना होता है, ठीक है ना, बिल्कुल रॉन्ग है। ओके, रिब्स से, स्टर्नम से, थोरेसिक वर्टेब्रे से, डायफ्राम से। देखिए बच्चों जो रिब्स होती हैं ये लेटरल साइड से ऐसे आती हैं वर्टेब्रल कॉलम से, ये सही है। स्टर्नम है जो आगे की तरफ है जिसमें रिब्स आगे जुड़ती हैं। फिर थोरेसिक वर्टेब्रे जो पीछे हमारा वर्टेब्रे है, वर्टेब्रे के साथ जो रिब्स है पीछे जाके जुड़ जाती हैं। तो डायफ्राम, तो हमारा जो बी ऑप्शन है ये हमारा एक्यूरेट है, ये रोंग हो जाएगा और डी भी हमारा रोंग हो जाएगा। रोंग इसलिए हुआ बच्चों, देखिए यहां पर लंबर वर्टेब्रे दीवार, लंबर क्या होते हैं? देखिए हमारा जो वर्टेब्रल कॉलम है उसको हमने डिवाइड कर दिया कि सर्वाइकल है, फिर थोरेसिक वर्टेब्रे, लंबर वर्टेब्रे और लास्ट में कॉक्सिजियल। तो ये हमने डिवाइड कर रखा है वर्टेब्रे को कि सर्वाइकल में जो गर्दन वाली है, थोरेसिक जो थोरेसिक रीजन के सीध में, लंबर जो हमारे एब्डोमिनल रीजन की होती है। तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं बनती। दूसरा रिब्स एंड थोरेसिक वर्टेब्रे, तो ये भी नहीं बनता, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिब्स, स्टर्नम, थोरेसिक वर्टेब्रे एंड डायफ्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो थोरेसिक कैविटी है इट इज अ स्पेस विच इज कवर्ड बाय, यू कैन से डोर्सल साइड से वर्टेब्रल कॉलम है, कि जैसे सपोज करो ये हमारा वर्टेब्रल कॉलम है, ठीक है ना, लेटरल साइड से रिब्स आके यहाँ ये स्टर्नम होगा, ऐसे स्टर्नम के साथ ऐसे जुड़ जाएंगी, इधर से भी ऐसे आके ये स्टर्नम के साथ हमारी रिब्स ऐसे जुड़ जाती है लेटरल साइड से। ओके, तो इसका मतलब डोर्सल साइड पे हमारा क्या हो गया? वर्टेब्रल कॉलम हो गया, वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है ना, और फ्रंट में हमारे वेंट्रल साइड पे क्या होगा? स्टर्नम। लेटरल साइड में क्या होगी हमारे पास? रिब्स, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? यहाँ पे डायफ्राम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा थोरेसिक चैम्बर, हमारा इस तरह से थोरेसिक केज बन जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन, यू कैन से, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस। नाउ 16th क्वेश्चन देख लीजिए। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग एल्वियोलाई अकर्स थ्रू, क्योंकि अभी मैंने बोला कि जो एल्वियोलाई है मेन गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे होता है कि जब एयर इनहेल कर ली गई है तो एक्चुअल में जो गैसेस एक्सचेंज है वो एल्वियोलाई, मीन्स एल्वियोलाई की कुछ क्वालिटीज होती है कि सिंगल सेल, इनके सिंगल लेयर, इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो सिंगल सेल लेयर होती है, ठीक है, तो वहाँ पर एक्सचेंज होता है। तो वो प्रोसेस का नाम आपसे पूछा गया कि कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव में क्या होता है कि एनर्जी का खर्च होता है, ठीक है ना, तो एनर्जी का खर्च तो इस प्रोसेस में बिल्कुल भी नहीं होता बच्चों। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होते हैं तो एक्टिव तो नहीं होगा। लेकिन हमें कहते हैं कि जो हायर टू लोअर होती है उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। लेकिन कौन सी पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी? इनमें से देखना, ओस्मोसिस भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है लेकिन ये लिक्विड्स में पॉसिबल है, ठीक है ना, ये एयर में पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल डिफ्यूजन इज द प्रोसेस यहाँ पर कि जिसके थ्रू क्या होगा कि गैसेस एक्सचेंज होगा, मीन्स एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन होगी वहाँ पर वो डिफ्यूजन करती है। देखिए कैसे, एक डायग्राम की हेल्प से आपको बता देता हूँ कि डिफ्यूजन कैसे होगा। कि ये हमारे पास एल्वियोलाई है, एयर इनहेल करेंगे, ओके, और यहाँ से कोई ब्लड कैपिलरी जाएगी
तो होगा क्या कि जब एयर इनहेल की है तो ऑक्सीजन अंदर आएगी, तो ये ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ ज़्यादा होगी और CO2 की मात्रा यहाँ पर कम होगी, ठीक है ना। इस तरह जो ब्लड होगा, ब्लड के अंदर क्या होगा, CO2 की मात्रा ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। तो हमने क्या बोला कि जब हम इनहेलेशन करते हैं तो फ्रेश एयर आ गई और इधर ब्लड के अंदर क्या है, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, तो मीन्स यहाँ पर जो CO2 है डिफ्यूज कर जाएगी किसमें, लंग्स में, मीन्स एल्वेलाई में, और यहाँ जो ऑक्सीजन है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसको हम बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा इसलिए सिंपल डिफ्यूजन आएगा। यहाँ पर ये जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द सिंपल डिफ्यूजन इट इज अकरिंग। नाउ एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन द डायफ्राम, देखिए मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन आपको आना चाहिए कि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन क्या है। देखिए जब भी रेस्पिरेशन होता है बच्चों, उसमें क्या हो रहा है कि इनहेलेशन प्रोसेस होती है और एक्सहेलेशन प्रोसेस होती है, दो प्रोसेसेस होती है ब्रीदिंग में। ब्रीदिंग में क्या होता है, दो प्रोसेसेस होती हैं, एक इनहेलेशन है और दूसरा एक्सहेलेशन है, ठीक है ना। और ये दोनों की दोनों जो प्रोसेस हो रही हैं, इसके लिए कौन इसको करने में मदद करता है, तो दो मसल होती हैं, एक होता है इंटरकोस्टल मसल और दूसरा है हमारे पास डायफ्राम। दोनों इस प्रोसेस को करने के लिए रिस्पॉन्स, डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल, इनके कारण इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन मींस कि होगा कब, इनहेलेशन कब होगा और एक्सहेलेशन कब होगा। देखिए जब इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे दोनों, तो क्या होगा, इनहेलेशन होगा, याद रखना आप लोगों को। और जब एक्सहेलेशन होगा तो क्या होगा, डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल ये दोनों क्या होने चाहिए, ये रिलैक्स होने चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, एक्सहेलेशन होगा। तो अब देख लीजिए यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग एल्वेलाई अकर्स, सॉरी एट द टाइम ऑफ द इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन मींस इनहेलेशन की बात करें, इंस्पायरेशन को इनहेलेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे, इंस्पायरेशन भी बोलते हैं। तो ये बिल्कुल शॉर्ट में याद रखना है कि इनहेलेशन कब होता है, जब दोनों इंटरकोस्टल मसल डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब इंस्पायरेशन होता है। एक्सहेलेशन कब होगा, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल दोनों रिलैक्स होती हैं। तो अब आंसर देख लीजिए, एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन, डायफ्राम के बारे में पूछा हुआ है कि इंस्पायरेशन कब होता है, डायफ्राम की पोजीशन क्या एक्सपेंड होगा, बिल्कुल रॉन्ग है, कॉन्ट्रैक्ट होगा। अभी मैंने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम इंस्पायरेशन कहते हैं, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट 18th क्वेश्चन देख लीजिए, रेट ऑफ ब्रीदिंग इन अडल्ट ह्यूमन इज। देखिए डाटा है बच्चों, याद रखना पड़ेगा। देखिए 10 to 12 नहीं है, ठीक है ना, हाँ 12 to 16 है ह्यूमन अडल्ट में, ठीक है ना। 20 से 25 और 25 से 30 जो होता है वो छोटे बच्चे में होता है, क्योंकि जितना छोटा बच्चा होगा उसका ब्रीदिंग रेट उतना ही ज़्यादा होता है। तो ह्यूमन अडल्ट के अंदर हम 1 मिनट में 12 से 16 सांसें हम लेते हैं, हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हम करते हैं। तो ये डाटा है, याद रखना है। व्हाट स्ट्रक्चर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग प्रोसेस, कि वो कौन से स्ट्रक्चर है जिसके कारण हम यू कैन से ब्रीदिंग कर पाते हैं। अभी यही बात कर रहा था मैं, ब्रीदिंग किसके कारण कर पा रहे हैं, तो वो स्ट्रक्चर क्या है, इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में, जहां पर डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल दिया तो मेरे हिसाब से डी यहां पर डायरेक्ट बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने दे दिया है। और चलिए लास्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ द एयर एक्सचेंज इन ब्रीदिंग कैन बी मेजर्ड, कि जो हम इनहेलेशन करते हैं और जो एक्सहेलेशन करते हैं इस एयर को हम नापते कैसे हैं, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछा गया है। देखिए आपसे पूछा, पहला दिया है स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर क्या होता है बच्चों, कि जिनका कुछ स्फेयर्स होते हैं, ठीक है ना, जो पूरे स्फेयर नहीं होते, उनका सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए स्फेरोमीटर का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर ब्रीदिंग को तो यहाँ पर मेजर नहीं किया जा सकता, तो ए नहीं है। ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कि जो पूरी तरह से गोल नहीं है कोई चीज़, उसका स्फेरिकल नहीं है, मतलब वो स्फेरिकल से थोड़ी डिफर है, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए स्फेरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है। फिर बैरोमीटर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के काम आता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। स्पायरोमीटर जो है इट इज द राइट आंसर। फिर ये भी सोचना है कि ये क्यों नहीं हो सकता। देखिए बच्चों, जो स्फिग्मोमैनोमीटर है ये ह्यूमन का ब्लड प्रेशर नापने वाला इंस्ट्रूमेंट है, इसकी हेल्प से हम ह्यूमन का ब्लड प्रेशर यहाँ पर नापते हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर हम इतना ही यहाँ पर करते हैं।
तो अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगला जो हमारा लेक्चर होगा दैट इज अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन। जो अगला हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर होगा। देखिए बच्चों, हमारे पास 2 टॉपिक बचे हैं और आपका जो एग्जाम है इट इज़ वेरी नियर, तो इसलिए इन वीडियोज़ को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके। ठीक है ना, तो अगले लेक्चर के लिए इंतजार कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।